अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सर खामिस बिलाल क्लास एक्सक्लूसिवली इन KNS। बेटा, जैसे कि लास्ट क्लास में हम लोग अपना चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट कर चुके हैं, दैट इज़ प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग में हमने बहुत सारी अहम बातें सीखी हैं और बहुत अच्छे से कवर किया है। हमने किट भी कवर करी है और मैंने आपको कैप्लान किट होमवर्क भी दी है करने को। आई होप आपने वो होमवर्क कर लिया होगा ट्राई, और अपने सारे कॉन्सेप्ट प्रॉपरली 100% अप्लाई करके भी देख लिए होंगे और क्लियर भी हो गया होगा। सही है बेटा, आज हम लोग एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिस चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 8, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर एंड परफॉर्मेंस मेजरमेंट। अगर मैं कहूं कि MA2 के सबसे आसान चैप्टर्स में से कौन सा चैप्टर है, तो मैं इसको पहला नंबर दूंगा। मतलब ये सबसे आसान चैप्टर है, इसमें थोड़ी सी थ्योरी है जो कि आपका भाई आपको बहुत अच्छे से समझाएगा, एग्जाम्पल से समझाएगा, समझ आएगी। और फिर कुछ रट्टा है। रट्टा मतलब क्या? फॉर्मूले रटना है। देखो बेटा, फॉर्मूला ड्राइव कराना मैं नहीं सिखा सकता, ना मैंने सीखा है, ना सिखाने का फ़ायदा है। आता तो है बट मैं सिखा नहीं सकता, आपको फ़ायदा नहीं है। तो मैंने आपके लिए कुछ फॉर्मूले ऑलरेडी डिराइव करके रख लिए हैं, जनरेट करके रख लिए, ताकि तुम अपनी फॉर्मूला शीट में चैप्टर 8 की हेडिंग डालो और फॉर्मूला लिस्ट डाउन कर लो। फॉर्मूला लिखो, आंसर, फॉर्मूला लिखो, आंसर। दैट्स द गेम ऑफ दिस चैप्टर, नथिंग एल्स। अ लिटिल बिट थ्योरी एंड अ लिटिल बिट कॉम्बिनेशन ऑफ फॉर्मूला will solve all the questions related to this chapter। चले बेटा, स्टार्ट करते हैं कुछ थ्योरी से, फिर वन बाय वन चीज़ों को हम समझेंगे। ठीक है बेटा, चले। मैं भी अपने पास कुछ चीज़ें खोल लूँ ताकि आपको जब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो मैं हर पॉइंट को थ्योरेटिकल वाइज कवर कर पाऊँ। कोई ऐसा पॉइंट ना हो कि मैं वो स्किप कर जाऊं। तो आई मेक श्योर कि आपके पास हर चीज़ प्रॉपरली लिखी गई हो। ठीक है, अच्छा चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, सेंटर्स समझाऊंगा। सेंटर पहले क्या होता है, ठीक है बेटा? सेंटर मतलब होता है डिपार्टमेंट। सेंटर मतलब होता है बेटा डिपार्टमेंट। ठीक है, डिपार्टमेंट, सही है। ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं। HR डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, IT डिपार्टमेंट, sales department, marketing department. There are various departments in the organization जो कि हम ऑलरेडी चैप्टर नंबर 1 में पढ़ चुके हैं ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर में। तो सेंटर क्या है? सेंटर मतलब क्या है? डिपार्टमेंट्स। अच्छा, अब 3 किस्म के सेंटर होते हैं, ये बात बहुत फोकस रखनी है। कॉस्ट सेंटर समझाऊंगा क्या होता है, रेवेन्यू सेंटर, नहीं, प्रॉफिट सेंटर, गलत बोला। रेवेन्यू सेंटर नामी कोई चीज नहीं होती। तो यही एक बात क्लियर करना चाहता हूं, इसलिए गलत बोला। एग्जामिनर बोल सकता है विच वन ऑफ द इज नॉट द सेंटर। तो रेवेन्यू सेंटर नामी कोई चीज नहीं होती। रेवेन्यू सेंटर नामी कोई चीज नहीं होती। क्रॉस लगा दो। रेवेन्यू सेंटर नामी कोई चीज नहीं होती। क्यों नहीं होती? थोड़ी देर में बताऊंगा, सब बताऊंगा, तफसील से बताऊंगा, सब्र करो। तीसरा सेंटर होता है इन्वेस्टमेंट सेंटर। तो बेटा 3 सेंटर हो गए हमारे पास। एक होता है कॉस्ट सेंटर, एक होता है प्रॉफिट सेंटर, एक होता है इन्वेस्टमेंट सेंटर। पीछे से आवाज आ रही है रेवेन्यू सेंटर। मैंने बोला नहीं भाई, रेवेन्यू सेंटर नामी चीज नहीं होती। रेवेन्यू सेंटर नामी दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती। थोड़ी देर बाद तुम इस बात को खुद मानोगे।
अब समझते हैं, सबसे पहले समझते हैं कॉस्ट सेंटर के बारे में। उससे पहले आपको एक चीज बताता हूं, हर सेंटर का एक अदद मैनेजर होगा। हर सेंटर का एक अदद मैनेजर होगा जिसकी कुछ ना कुछ जिम्मेदारियां होंगी, जिसकी कुछ ना कुछ जिम्मेदारियां होंगी। उसकी परफॉर्मेंस जज की जाएगी, उसकी जिम्मेदारियों की परफॉर्मेंस की बेसिस पर। तो रिपीट करते हैं बात, 3 किस्म के सेंटर, प्रॉफिट, इन्वेस्टमेंट, कॉस्ट। हर सेंटर का एक मैनेजर, उस मैनेजर की कुछ जिम्मेदारियां, उस मैनेजर की परफॉर्मेंस को जज किया जाएगा, उसकी बेसिस पे उसके बोनस तय किए जाएंगे। तो चैप्टर का नाम बनता है रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर एंड परफॉर्मेंस मेजरमेंट। समझ आती है बात? चैप्टर का नाम ही इसलिए पड़ गया। अब हर मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। कॉस्ट सेंटर, पहले समझते हैं कॉस्ट सेंटर क्या होता है। एक ऐसा डिपार्टमेंट where only cost is incurred, where only cost incurred। एक ऐसा डिपार्टमेंट जहां सिर्फ कॉस्ट ही कॉस्ट लगती है। ये डिपार्टमेंट तुम्हें मुनाफा कमा कर नहीं देता। ये डिपार्टमेंट सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशन से बोलता है अगर मुझे चलाना है, अगर मुझे चलाना है तो तुम्हें कॉस्ट दे सॉरी 1 2 3 स्टार्ट। अगर तुम्हें मुझे चलाना है तो कॉस्ट देनी पड़ेगी। ये वो डिपार्टमेंट होते हैं जो तुम्हें indirectly helps to earn profit। तुम्हें ये डायरेक्टली प्रॉफिट कमाकर नहीं देते, तुम्हें ये डायरेक्टली प्रॉफिट कमाकर नहीं देते, बट इनडायरेक्ट हेल्प जरूर करते हैं तुम्हें प्रॉफिट कमाने में। अभी समझाऊंगा एक लोकल एग्जांपल से भी तुम्हारा ऐसा दिमाग खुलेगा ना, जाके तुम बोलोगे सर बुक फाड़ दोगे, तुम बोलोगे बुक बल्ब किस गधे ने लिखी है बुक, मुझसे लिखवाते हैं आप बुक। चलो पहला पॉइंट क्या है सेंटर का, इधर देखना, इधर शाबाश। वेयर ओनली कॉस्ट इज इनकर्ड, सिर्फ और सिर्फ इस डिपार्टमेंट पे कॉस्ट लगेगी, पैसा मांगता है ये डिपार्टमेंट, नथिंग एल्स। इनडायरेक्टली हेल्प्स टू अर्न प्रॉफिट, इनडायरेक्टली मदद जरूर करता है तुम्हें प्रॉफिट कमाने में। सर कुछ एग्जाम्पल दे दो इस डिपार्टमेंट की, इस डिपार्टमेंट की कुछ एग्जाम्पल सुन लो बेटा, सुन लो बेटा। क्या रिपेयर एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, ये तुम्हें प्रॉफिट कमा कर नहीं देता ऐसा डिपार्टमेंट, ठीक है। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में मेंटेनेंस डिपार्टमेंट भी होते हैं, आईटी की मेंटेनेंस भी करते हैं, एसेट्स की मेंटेनेंस करते हैं और डिफरेंट चीज़ों की मेंटेनेंस करते हैं। लाजमी होता है काम रुक नहीं जाए, ठीक है, सही है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, तुम सिर्फ ये तुमसे कॉस्ट मांगेगा डिपार्टमेंट, बोलेगा भाई कॉस्ट दोगे, पैसा लगाओगे तो मैं चलूंगा, मैं तुम्हें प्रॉफिट कमा के नहीं देता, बट मैं तुम्हें इनडायरेक्टली हेल्प जरूर करता हूं टू अर्न द प्रॉफिट। आज KNS में जिस जगह ये रिकॉर्डिंग हो रही है वहां अगर ये कैमरा खराब हो जाता है, बच्चों ये कैमरा खराब हो जाता है, कि रिकॉर्डिंग होगी नहीं हो पाएगी। जब रिकॉर्डिंग नहीं होगी तो रिकॉर्डिंग बिकेगी नहीं बिक पाएगी, प्रॉफिट होगा नहीं होगा। मेंटेनेंस डिपार्टमेंट वाले को बुलाया, उसने बोला सर ठीक कर दूंगा। मैंने कहा कैसे, कह रहे चिप आएगी। मैंने कहा लगा दे मेरे भाई, उसने लगा दिया, रिकॉर्डिंग हुई, रिकॉर्डिंग बिकी, इनडायरेक्टली हेल्प कर दिया उसने मुझे प्रॉफिट कमाने में। रिपेयर एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट। सर कोई और एग्जाम्पल दो ना, ले भाई आती है।
कैंटीन, ये भी डिपार्टमेंट होता है। सर ये कौन सा डिपार्टमेंट है, मैंने तो कभी नहीं देखा। बेटा आप अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में, इंशाल्लाह मेरी दुआ है, मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। आप जब अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे, ये हरी लाल पीली मिर्चों से ना पढ़ो, ठीक है, ना खाओ ना पढ़ो, ठीक है। अगर उनसे खाओगे पढ़ोगे तो सिर्फ सोशल मीडिया की हद तक बड़ी बड़ी चीज़ें दिखाओगे, अंदर से वो भी फटी हुई बनियान होगी, कॉन्सेप्चुअली ज़ीरो होगे, ठीक है बेटा। मैं भी कुछ इतना बड़ा भाई वो मतलब बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में अब मैं भी नहीं हूँ, अल्लाह का शुक्र है, बस इतनी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में हूँ कि थोड़ी इज्जत है। अब मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। कैंटीन, बेटा मैं रियल लाइफ का वाकया सुनाऊंगा, एग्जाम्पल है रियल लाइफ की। आई वेंट फॉर एन इंटरव्यू इन मिजान बैंक हेड ऑफिस एज अ MTO ट्रेनर, एज नॉट अ MTO, मैनेजमेंट ट्रेनिंग ऑफिसर नहीं बनने गया था। मैनेजमेंट ट्रेनिंग ऑफिसर्स को जो ट्रेन करते हैं एज अ बैंकर, इनिशियल स्टेज पे उसका हेड बनने गया था, ठीक है। अच्छा, आपको कभी इंटरव्यू टेक्निक्स भी बताएंगे, इंटरव्यू में क्या पर्सनैलिटी चाहिए होती है वो भी बताएंगे। मेरे बहुत सारे इंटरव्यू हैं, बहुत सारी बार फेल हुआ, ठीक है। तो आई हैव अ पेनल्टी ऑफ एक्सपीरियंस, वास्ट एक्सपीरियंस, कि किस तरीके से इंटरव्यू में क्या नहीं करना चाहिए। जब जो नहीं करना चाहिए वो आता है तो फिर सारी चीज़ें तुम्हारी बेस्ट में ही जाएंगी, ठीक है। अच्छा, अब गौर से सुनिए। कैंटीन में जब मैं गया, वहाँ इंटरव्यू देने के बाद, अब वहाँ भाई लबालब कैंटीन, मतलब यार ऐसा लगा कि मैं किसी बुफे सिस्टम में आ गया हूँ। लाइन लगी, लोग अपने टोकन लेके खड़े में, ये लबालब, ये कोरमा, ये बिरयानी, ये मीठा। आपका भाई बोले यार कहाँ आ गए यार, अब दिल में आ रहा है यार ये अगर तनख्वाह आधी भी दे तो भाई कर लो, यहाँ पर कर लो, सही। आपका भाई खाने का बहुत शौकीन है, ठीक है। जब भी मिलने आना तो कुछ खाने के लिए ज़रूर लाना, अच्छी टिप्स निकलेंगी। जब पेट भरेगा दिमाग चलेगा, टिप्स अच्छी निकलेंगी, ठीक है। अच्छा, तो मैंने बोला भाईजान ये टोकन कित्थों टोकन मिलेगा? तो उसने बोला पंजाबी में कि इससे पासे मिलेगा, मतलब इधर से मिलेगा। मैंने बोला, अब उस मैंने बोला भाईजान वो चिकन कढ़ाई की प्लेट कितने की है? तो उसने बोला नए आए हो आप? मैंने कहा भाई पहला दिन है आज और मुझे मालूम नहीं है। तो उसने बोला कि सर 50 रुपीज़। मैंने कहा खुला चाहिए? कहता है नहीं सर 50 रुपीज़। मैंने कहा मतलब मैं समझ नहीं, आई एम नॉट गेटिंग योर पॉइंट। कह रहे सर कुछ भी ले लो, चाहे मीठा लो, चाहे बिरयानी लो, चाहे चाइनीज़ लो, चाहे मंचूरियन लो, चाहे नूडल्स लो, चाहे मैगी लो, चाहे कढ़ाई लो, 50 रुपये। अबे भाई मेरा तो दिमाग ख़राब, शार्ट हो गया मेरा दिमाग। मैंने बोला भाई मजाक नहीं करो ना। तो उसने बोला सर 50 रुपये दें, ये टोकन ले, लाइन में लग जाए और आप अब मान लो पर मजाक कर रहे हैं, आज कोई फंक्शन वगैरह। अब हम लाइन में लगे डरते डरते, हम दूसरों के भी टोकन देख रहे हैं, सब पे 50-50 लिखा हुआ है। फिर हमें लगा कि क्वांटिटी इतनी सी दे देगा। भाई गए वहाँ, उसने भर भर के दिया। अब हम परेशान कहे यार ये तो नहीं है, उसके बाद फिर लेकर आएगा बिल, है होता है ना, खाने के बाद दोबारा बिल लेकर आ। जब खा लिया मंड के पेट भर के, अब हमने प्लेट रखने गए और फिर चलेगा। अब हमने बोला यार ये क्या सीन है? तो उसने बोला क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर एंड परफॉर्मेंस मेजरमेंट कहाँ से पढ़ा था? मैंने कहा एक रट्टे वाले इंस्टीट्यूट से पढ़ा था। बोला तो भाई यही हाल होगा। मैंने कहा समझा नहीं। कहता है ये जो कैंटीन है ना, ये स्टाफ और एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए और स्टाफ और एम्प्लॉइज के लिए खोली गई है। दे आर नॉट here to earn the profit for the organization। मैंने कहा इससे क्या होगा? कह रहा है इनडायरेक्टली हेल्प होगी इन ऑर्गेनाइजेशन को टू अर्न प्रॉफिट। मैंने कहा कैसे? कह रहा है आप मोटिवेट हुए? मैंने कहा बहुत ज़्यादा। कह रहा है पेट भरा? मैंने कहा बहुत ज़्यादा। कह रहे आप काम कैसा करोगे? कह रहे मैंने कहा डबल दिल से करूँगा। समझ आई मेरी बात? तो इनडायरेक्टली हेल्प करा मुझे टू अर्न प्रॉफिट। एम्प्लॉय भी आपका एग्जाम्पल है कॉस्ट सेंटर का। एम्प्लॉय आपसे पैसा मांगता है, डायरेक्टली हेल्प कभी भी नहीं करता।
डायरेक्टली हेल्प कभी भी नहीं करता प्रॉफिट कमाने के लिए। अगर कोई इंस्टीट्यूट, अगर कोई इदारे का एम्प्लॉय ये कहता है कि मेरी वजह से ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट कमाती है, तो उसको बोलो बेटा पहली फुर्सत पे निकल चल यहाँ से। और एम्प्लॉय की वजह से कोई प्रॉफिट नहीं कमाती ऑर्गेनाइजेशन। द ग्रुप ऑफ पीपल हु वर्क फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, पूरी टीम चलती है तो प्रॉफिट कमाता है। उसमें पीएन भी होता है, उसमें गेट कीपर भी होता है, उसमें सीईओ भी होता है, उसमें अकाउंट्स मैनेजर भी होता है। नॉट फॉर अ सिंगल एम्प्लॉय को कॉस्ट सेंटर में ही इंक्लूड किया जाता है। एग्जाम्पल्स क्यों लिखवा रहा हूं, ताकि आप किट और एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा डिपार्टमेंट, ये जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है ये किस सेंटर में फॉल करता है, तो यू शुड नो अबाउट इट। अच्छा बेटा अब गौर से सुनिए मेरी बात, अब गौर से सुनिए। जी सर गौर से सुन रहे हैं। कॉस्ट सेंटर के मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी? मैं तुम अब मैं ना तुम्हें एक बड़ा एक उर्दू का लफ्ज बोलूंगा कसम से, उसके बाद फिर ये कॉन्सेप्ट तुम ऐसा तुम्हें याद रहेगा, तुम बोलोगे सर आपने खत्म कर दिया, एंड कर दिया, एंड हो गया बस। ये लो भाई उर्दू खराब है मेरी, देख लेना खुद से, कुछ उल्टा सीधा ना लिख दूं बता देना। ये लिखा है मैंने बेटा, जेर ज़बर लगा लो बेटा। उर्दू की राइटिंग मेरी ज़्यादा अच्छी, इंग्लिश। सर क्या मतलब? बेटा अगर मुझे कभी लोकली बच्चे को समझाना होता है ना, मैं कहता हूँ कॉस्ट सेंटर बेटा होता है। क्यों? या बेटी होता है या औलाद होती है, ठीक है। औलाद सिर्फ आपसे, ऑर्गेनाइजेशन से, बाप से पैसा मांगती है। पढ़ाई का पैसा, खाने का पैसा, ईद का पैसा, कपड़े का पैसा, पहनने का पैसा, गेम खेलने का पैसा, सारी चीज़ों के लिए आपसे वो पैसा मांगती है। आपको कभी भी डायरेक्टली हेल्प नहीं करती टू अर्न द प्रॉफिट, बट इनडायरेक्टली यू आर द मेन सोर्स ऑफ मोटिवेशन फॉर योर पेरेंट्स टू अर्न प्रॉफिट। यस और नो? ठीक है, तो ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया। एज अ बेटा, एज अ मैनेजर ऑफ अ कॉस्ट सेंटर तुम्हारी क्या जिम्मेदारी है? अगर तुम अपने पेरेंट्स से सिंसियर होगे तो तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हारी सिर्फ एक ही जिम्मेदारी है जिसको तुम्हें फुलफिल करना चाहिए, टू रिड्यूस द कॉस्ट, टू रिड्यूस द कॉस्ट। पेरेंट्स के पास पैसा जो आता है वो बहुत ही मेहनत से आता है, बहुत ही ज्यादा मेहनत से आता है। स्टिल आई अर्न माई सेल्फ, बट द थिंग इज दैट आई नेवर बाय अ ब्रांडेड आइटम्स। डज नॉट मैटर वेयर आई एम सिटिंग, द वैल्यू ऑफ is not about clothes, it's not about the phone you are using, it's about your personality. Personality comes with the help of your education, with your words and with your charismatic personality. Are you getting my point? तो तुम्हारी जिम्मेदारी क्या है? कॉस्ट को कम से कम रिड्यूस करना और काम चलाना। अब्बा से बोलो ईद आ रही है, अब्बा ने बोला कितने पैसे चाहिए तुम्हारा, मैंने बजट बना के रखा है 15,000। लेट सपोज आप अच्छे मैनेजर, आप अच्छे बेटे कब के लाओगे कि अगर आप 8,000 में पूरी शॉपिंग कर लो तो अब्बा बोलेंगे यार ये तो बहुत ओके बच्चा है, मैंने तो इसको 15,000 रुपए दिए थे बजट में, बट इस बच्चे ने 8,000 रुपए में सारा काम कर लिया। ऐसा मैनेजर जो अपने बजट के अंदर अंदर काम करता है वो अच्छा मैनेजर होता है। कौन सा? कॉस्ट सेंटर का ऐसा मैनेजर जो अपने बजट के अंदर अंदर काम परफॉर्म कर ले सारा, तो वो मेरा बच्चा अच्छा मैनेजर है। अगर 15,000 रुपए दिए और उसके बाद भी तुम अब्बा को आके बोलते हो अब्बा अभी भी ब्रेसलेट नहीं आया है, अभी भी परफ्यूम नहीं आया है, अभी भी कुर्ता नहीं आया है, तो अब्बा आपको बोलेंगे तो कुछ नहीं, तुम्हारे अप्रेजल में तुम्हारी रेड़ मार के रख देंगे। बोलेंगे अबे बजट 15,000 का दिया उसके बाद भी ये कंप्लीट नहीं कर पाया, बजट बनाया ही कैसे जाता है? बजट तुमसे पूछ के ही बनाया जाता होगा ना। जब पूछा था 15,000 में सब हो जाएगा तो लालच के चक्कर में हाँ में हाँ बना दी, और जब करने गए तो फिर कुछ हुआ ही नहीं।
ठीक है बेटा। तो हमने कॉस्ट सेंटर के बारे में क्या पढ़ा? कॉस्ट सेंटर एक ऐसा सेंटर जिसमें सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट लगती है। ये आपको इनडायरेक्टली हेल्प करता है टू अर्न प्रॉफिट। रिपेयर एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, एम्प्लॉय भी आपका कॉस्ट सेंटर है, कैंटीन भी आपका कॉस्ट सेंटर है, आईटी डिपार्टमेंट भी आपका कॉस्ट सेंटर है। ठीक है, इसके मैनेजर की जिम्मेदारी क्या होती है? कम से कम पैसे में काम करे। ठीक है बेटा। अब हम चलते हैं दूसरे सेंटर की तरफ जो कि है प्रॉफिट सेंटर। ठीक है, प्रॉफिट निकलता कैसे है पहले तो हम ये देख लेते हैं। प्रॉफिट निकलता है बेटा रेवेन्यू में से माइनस कर दो कॉस्ट। ठीक है, रेवेन्यू में से माइनस कर दो कॉस्ट। अच्छा, ये आप जब तक कॉपी करो, ठीक है, जब तक कॉपी करो हम फिर आगे पढ़ते हैं। कॉपी कर लो कॉस्ट सेंटर की, अगर कोई बात कॉपी करनी। चले बेटा, प्रॉफिट सेंटर, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, प्रॉफिट आता है, हाँ या ना? हाँ या ना? तो इसके मैनेजर की क्या जिम्मेदारी होगी? इसके मैनेजर की क्या जिम्मेदारी होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट रेवेन्यू कमाए और कम से कम कॉस्ट इनकर्ड करे। तो इसकी मैनेजर की क्या जिम्मेदारी है? टू इंक्रीज द रेवेन्यू एंड टू रिड्यूस द कॉस्ट। ठीक है, ये भी बेटा होता है, बट ये वो बेटा होता है जिस पर जिम्मेदारियां होती हैं। कैसे? मैं आपको एग्जांपल दे अपनी एग्जांपल दे रहा हूं, अपनी खुद की दूंगा, बाहर वाले की नहीं दूंगा। देखो, मैं आपको अपनी बता रहा हूँ। मैं माशाल्लाह बोलते रहना ना, अपनी वेल्थ बताना चाह रहा हूँ कि कितना अमीर हूँ। मैं बड़ा गरीब बंदा हूँ, ठीक है, मेरे पास आईफोन भी नहीं है। बेटा, मैं वो बेटा हूँ जिस पे जिम्मेदारियाँ हैं। कैसे? मेरी हमेशा ये कोशिश होती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू कमाऊँ। मैं सैटरडे संडे पढ़ाता हूँ, हालांकि दिल बिल्कुल नहीं चाहता, बट पढ़ाना है क्योंकि मेरी क्या जिम्मेदारी है? एज अ मैनेजर, एज अ जिम्मेदार बेटा, आई हैव टू अर्न। मैं जॉब करता हूँ, एक कंपनी में नहीं, 2 कंपनी में जॉब करता हूँ। एक कंपनी में यूके टैक्स मैनेजर हूँ। इंशाल्लाह आज फ्यूचर में मुझसे यूके टैक्स ज़रूर पढ़ना। आई एम द डैम एक्सपर्ट ऑफ यूके टैक्स। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं मैनेजर हूँ यूके फर्म में। फिर मैं एक कंपनी है, सॉफ्टवेयर हाउस है, उसका फाइनेंस कंसल्टेंट हूँ। फिर मैं 2-3 इदारों में, इकरा यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ। फिर मैं KNS के साथ एसोसिएटेड हूँ। मैं डिफरेंट जगहों पर पढ़ाता हूँ। ठीक है, बिकॉज my responsibility to make sure I earn as much as possible the revenue और cost reduce करना। मैं अपने ऊपर cost नहीं लगाता, क्योंकि अगर मैं revenue ज़्यादा कमाऊंगा और खर्चे भी अपने ऊपर लेके जाऊंगा तो मेरा फ़ायदा नहीं है, प्रॉफिट बनेगा ही नहीं। मुझे क्या करना है? रेवेन्यू को बढ़ाना है, कॉस्ट को कम करना है, ताकि मेरा प्रॉफिट आए। सर इसकी कोई एग्जाम्पल दे दो, इस डिपार्टमेंट की एग्जाम्पल सुन ले, इस डिपार्टमेंट की एग्जाम्पल सुन ले। बेटा, इस डिपार्टमेंट में कौन कौन सी एग्जाम्पल आ सकती हैं? गौर से सुनना। एग्जाम्पल, ब्रांच की क्या जिम्मेदारी होती है? ब्रांच की जिम्मेदारी होती है रेवेन्यू कमाना और कम से कम कॉस्ट इनकर्ड करना। और कोई सर एग्जाम्पल हो सकती है? जी, डिवीजन भी एक तरीके से ब्रांच टाइप सी होती है, बट वो जैसे ब्रांच तो एक ही एरिया में 5-6 ब्रांचेस हो सकती हैं। डिवीजन क्या होता है? नॉर्थ डिवीजन, साउथ डिवीजन। ठीक है, ये आपकी क्या हो गई? ये सारी की सारी आपकी क्या हो गई? प्रॉफिट सेंटर हो गया। ठीक है, एक और सबसे अहम जो होता है, जो कि होता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। दिस इज द मेन डिपार्टमेंट हु अर्न्स प्रॉफिट फॉर यू, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ठीक है, ये 3 एग्जाम्पल्स हैं, और भी एग्जाम्पल हो सकती हैं बुक में, और भी एग्जाम्पल हो सकती हैं बुक में। ठीक है बेटा, समझ आ गई बेटा बात समझ आ गई, बात बेटा क्लियर हो गई? कोई सवाल है तो पूछो, जब तक कॉपी कर लो, मैं जब तक 2 घूंट लगा लेता हूँ चाय की। चले बेटा, नेक्स्ट सेंटर की तरफ चलें। नेक्स्ट सेंटर की तरफ चलते हैं, दैट इज इन्वेस्टमेंट सेंटर। अच्छा, इन्वेस्टमेंट सेंटर के मैनेजर की जिम्मेदारी सुन लो।
increase the revenue, decrease the cost, and make investment decisions and make investment decisions। बेटा ये जो होता है ना, इसको अगर मैं कहूँ बाप कैसे, सुनो बेटा, एक बाप की जिम्मेदारी होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाए, रेवेन्यू कमाए, अपने ऊपर कम से कम कॉस्ट रखे, और जो उसकी सेविंग्स हैं उस पर इन्वेस्टमेंट का डिसीजन ले, उस पर इन्वेस्टमेंट का डिसीजन ले। ठीक है, देखो बेटा, बाप की ही जिम्मेदारी होती है कि वो सेविंग्स को करेक्ट डायरेक्शन में इन्वेस्ट करे ताकि आपके पास और ग्रोथ हो पैसे की। सर इसकी एग्जाम्पल दे दो। इसकी बेहतरीन एग्जाम्पल होती है बेटा फाइनेंस डिपार्टमेंट, और एक और डिपार्टमेंट भी हो सकता है ट्रेजरी डिपार्टमेंट। स्पेलिंग देख लेना, मैं अंग्रेजी का टीचर नहीं हूँ। ट्रेजरी डिपार्टमेंट या फाइनेंस डिपार्टमेंट। बेटा फाइनेंस डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट होता है जो कि स्ट्रेटजीज बनाता है कि किस तरीके से रेवेन्यू को इंक्रीज किया जाए और कम से कम कॉस्ट लगाई जाए। ठीक है, कम से कम कॉस्ट लगाई जाए, और कंपनी के पास जो रिजर्व्स हैं, कंपनी के पास जो एक्स्ट्रा पैसे बचे हुए हैं, उन पैसों को किस प्रोजेक्ट में लगाया जाए कि कंपनी को मुनाफा हो। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट इज दैट डिपार्टमेंट हु इज डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड इन डिसीजन मेकिंग फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पस। शार्क टैंक देखते हो? शार्क टैंक देखते हो? हाँ सर, कभी कभी देख लेते हैं, वरना हम तो सिर्फ टिकटॉक देखते हैं। बेटा शार्क टैंक देखना सीखो, उसमें कुछ ऐसी टर्म्स होती हैं जो कि बीइंग अ फाइनेंस स्टूडेंट यू शुड नो। ठीक है, तो जब मैं शार्क टैंक देख रहा था तो आई ऑब्जर्व दैट जब भी वो 3 लोग पिच करने आते हैं टू रेज द फंड्स, उसमें से एक फाइनेंस डिपार्टमेंट का हेड जरूर होता है, क्योंकि उसको नंबर्स पता होते हैं, उसको डिसीजन लेना होता है कि यार जब वो ऑफर देते हैं, शुड आई इन्वेस्ट हियर, शुड आई टेक द मनी फ्रॉम दैट प्लेस, क्या हमें यहाँ से पैसे लेना है, अगर हमने ले लिया तो क्या हम जहाँ हमें इन्वेस्ट करना है क्या हम वो कवर कर पाएंगे चीज़ या नहीं कर पाएंगे। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारियाँ ये 3 होती हैं बीइंग अ फाइनेंस डिपार्टमेंट मैनेजर। अच्छा बेटा, मैंने आपको बताया था रेवेन्यू सेंटर नामी चीज़ नहीं होती। क्यों नहीं होती बताता हूँ। बेटा कोई ऐसा डिपार्टमेंट मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा और ना कभी पैदा हुआ है जो सिर्फ रेवेन्यू कमा कर देगा। कॉस्ट तो लेगा ना, कम से कम एलिमेंट कैसा हो सकता है, एक डिपार्टमेंट कह रहा है ओ मैं ऐसा डिपार्टमेंट हूँ, चौड़ा हो गया सेल्स डिपार्टमेंट, या अब मैं ऐसा डिपार्टमेंट हूँ मेरे भाई, मैं तो प्रॉफिट रेवेन्यू ही कमा कर देता हूँ। अच्छा तो तेरे पर बिजली का बिल नहीं आता तेरे डिपार्टमेंट का? अच्छा वो भी कॉस्ट है। तेरे डिपार्टमेंट के लोग खाना नहीं खाते, सैलरी नहीं लेते क्या? तो ऐसा कोई डिपार्टमेंट ही नहीं है जो कि रेवेन्यू सेंटर कहलाता हो। So I hope you understand the theoretical way of all these departments. There are 3 departments that are cost department, profit department, investment department. Cost department is that department in which you only incur cost. It helps you to directly earn the profit. The example of the cost department: repair, maintenance, employee, and the canteen. The responsibility of the cost department manager is to reduce the cost. प्रॉफिट सेंटर के डिपार्टमेंट की क्या जिम्मेदारी है? टू इंक्रीज द रेवेन्यू, टू रिड्यूस द कॉस्ट। ब्रांच डिवीजन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और इन्वेस्टमेंट सेंटर की क्या है? इंक्रीज द रेवेन्यू, डिक्रीज द कॉस्ट एंड मेक द इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। दैट्स इट। फाइनेंस डिपार्टमेंट, ट्रेजरी डिपार्टमेंट। ठीक है बेटा। अच्छा अब मसला क्या है, सर आपने हमें थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत तगड़ा समझा दिया और हम बहुत खुश हैं। अब सर परफॉर्मेंस कैसे मेजर की जाएगी?
सर ऐसे करते हैं ना परफॉर्मेंस मेजर। इधर आ भाई मैनेजर, आ जा जल्दी आ जा, बैठ। हाँ भाई क्या सीन है, बड़ा चकाचक लग रहा है। सर बाल कटवाए, ओए होए मैंने भी बाल कटवाए भाई, हीरो लग रहा है, बॉडी भी तेरी फिट है। अच्छा परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी, चल तेरा 20% लगा दिया। सर 20%, अरे तुझे कितना चाहिए? सर 50 तो लगा, ला जा लगा दिया 50%। जा भाई नेक्स्ट, इधर आओ इधर आओ। क्या उस दिन गेट क्यों नहीं खोला था मेरी गाड़ी का? सर वो मैंने आपको देखा नहीं था। अच्छा चल भाई 5% अप्रेजल, जा भाई जा। वहाँ से ऑनर देख रहा था कंपनी का, आया बोलता है सर खामिस सर जी। मैंने कहा जी सर। कह रहे हैं ये आप कैसे परफॉर्मेंस मेजर कर रहे हो? सर वो अपनी मतलब मेरी अपनी राय है, मुझे वो पहला वाला बड़ा प्यारा लग रहा था बंदा। शुक्र बंदा भाई, बंदा बंदी नहीं बोला, बंदा प्यारा लग रहा था। हमने बोले सही है, उसने उस दिन मेरी गाड़ी का दरवाज़ा भी खोला था और वो मैनेजर होके मेरी गाड़ी साफ भी कर रहा था, तो सर बनता है ना अप्रेजल तो। अच्छा भाई तो दूसरे का क्यों कम लगा? सर वो बात ही नहीं करता मुझसे। सर वो उस दिन खाना भी खा रहा था, उसने मुझसे पूछा भी नहीं खाना खाओगे? तो सर आप देखें ना यार, ये तो मालिक ने बोला कि ये जो आप परफॉर्मेंस मेजरमेंट कर रहे हो सर, ये आप किस क्राइटेरिया पे कर रहे हो? अगर वो बंदा आपके लिए अच्छा है, शायद वही बंदा मेरे लिए बुरा होगा। हाउ इज इट पॉसिबल कि आप ऐसे परफॉर्मेंस मेजरमेंट कर रहे हो? तो फिर मेरा एक स्टूडेंट बैठा हुआ था, कह रहा है सर जो आप पढ़ाते हो उसमें तो आपने बोला था फॉर्मूले के तहत होनी चाहिए परफॉर्मेंस मेजरमेंट। मैंने कहा हाँ। तो आपने कहा कि हर सेंटर के मैनेजर की परफॉर्मेंस मेजरमेंट होगी कुछ फॉर्मूलेस के तहत, कुछ फॉर्मूलास के तहत, पर्सनल जाती मफाद, पर्सनल लाइकनेस, डिसलाइकनेस। बॉब्जी द किंग नहीं बनना, बॉब्जी द किंग नहीं बनना कि सर वो मेरा दोस्त था, वो मेरा यार था, वो मेरा जिगर था, वो मेरी बंदी थी। नहीं, ऐसा नहीं। मेरी बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, घर पे आना जा, ऐसे नहीं होता भाई। आपके पास कुछ फॉर्मूलाज होने चाहिए जिसकी बेसिस पे आप परफॉर्मेंस जज करोगे। तो बात बनती है कि हर सेंटर का कोई ना कोई परफॉर्मेंस होगा, फॉर्मूला होगा जिससे मेजरमेंट होगी। चले भाई अब हम लोग उसको समझते हैं। पहले मैं क्या करूंगा, आज की क्लास में मैं आपको तीनों के फॉर्मूले लिखवा दूंगा। आज की क्लास में मैं आपको तीनों के फॉर्मूले लिखवा दूंगा। नेक्स्ट पार्ट में इस क्लास के मैं आपको सवालात करवाऊंगा। तो जब ये पार्ट खत्म हो रहा होगा तो मेरी आपसे विनती है हाथ जोड़ के कि भाई जब नेक्स्ट क्लास देखना तो वो फॉर्मूले ऐसे रटे हुए होने चाहिए ना कि अगर रात के 12 बजे भी तुम्हें कोई उठा के पानी पे मुंह मारे ना, तुम बोलना वो फॉर्मूले बोल देना, सही है, वो भाग जाएगा। बोलेगा भाई क्या पढ़ रहा है, ये क्या कह रहा है। पहले आयतल कुर्सी पढ़ना, वो जिन होगा तो भाग जाएगा, इंसान होगा तो भागेगा नहीं। ये फॉर्मूले बोलने लग जाना, बोलना वो बोलेगा भाई इसको क्या हो गया, वो तुमसे डर के भाग जाएगा। ठीक है, तो तुम क्या करो, आज की क्लास में फॉर्मूले लिख लो, फॉर्मूला शीट बना लो। नेक्स्ट क्लास में हम उसके सवालात करेंगे। तो अब मैं हर सेंटर के फॉर्मूले लिख रहा हूँ। चलो अपनी फॉर्मूला शीट खोलो, शाबाश, हेडिंग डालो चैप्टर नंबर 8 फॉर्मूला शीट। जहाँ भी बना रहे हो वहाँ सब लिखना स्टार्ट कर दो ताकि तुम्हें आसानी हो जाए। अच्छा बेटा मैंने थोड़ा सा पॉज लिया और पॉज लेने के बाद सारे फॉर्मूले और सारी चीज़ें आपके सामने व्हाइट बोर्ड पे लिख दी हैं। आप कॉपी भी करते रहो एक एक करके, फिर हम समझते भी चले जाएंगे उसको। ठीक है, कॉस्ट सेंटर के बेटा 3 फॉर्मूले हैं, एक एक करके समझेंगे और फिर उसको देखेंगे कि किस तरीके से वो बनते हैं। सबसे पहला एफिशिएंसी रेशो है जिसकी शॉर्ट फॉर्म है ER। दूसरा आपके पास कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रेशो है जिसकी शॉर्ट फॉर्म है CUR। तीसरा है आपके पास प्रोडक्शन वॉल्यूम रेशो PVR। इन रेशोस को समझने से पहले मैं कुछ 3 टर्म्स तुम्हें एक्सप्लेन करना चाहता हूं
फिर हम ये फॉर्मूला सीखेंगे, अपनी शीट पे लिखेंगे और उसको याद करेंगे। पहली चीज ये लिखेंगे SH मतलब क्या है? स्टैंडर्ड आवर्स। मैं शॉर्ट फॉर्म यूज करूंगा क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपको अगर याद रखना है तो शॉर्ट फॉर्म्स में याद रखना। SH मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड आवर्स। अब सुनो, स्टैंडर्ड आवर्स मतलब क्या होता है? वो टाइम पीरियड जो पूरी दुनिया ने सेट किया हुआ है। लेट्स सपोज ACCA के FIA के पेपर MA1 MA2 FA1 FA2, इसका स्टैंडर्ड आवर्स टू कंप्लीट कितना है? 2 आवर्स। एक फुटबॉल के मैच का स्टैंडर्ड आवर कितना होता है? 2 आवर्स। इंटर के पेपर का स्टैंडर्ड आवर्स क्या होता है? 3 आवर्स। ठीक है बेटा, ये ऐसे टाइम पीरियड होता है। मैगी बनने का स्टैंडर्ड आवर्स क्या है? 2 मिनट, 2 मिनट में तैयार हो जाना चाहिए। ठीक है, चाय बनने का स्टैंडर्ड टाइम क्या है? 5 मिनट। ठीक है, तो स्टैंडर्ड आवर्स इज द आवर सेट बाय द वर्ल्ड। दुनिया ने ये सेट किया हुआ है कि इतने घंटे में ये काम हो जाएगा। जैसे MA1 का पूरा कोर्स स्टैंडर्ड आवर्स टू कंप्लीट 60 आवर्स या 40 आवर्स, व्हाटएवर द सेट इज सेट बाय द ACCA, राइट? BH मतलब क्या है? बजटेड आवर्स। BH मतलब क्या है बेटा? बजटेड आवर्स। ये वो आवर्स होते हैं जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने सेट किए हुए होते हैं। लेट्स सपोज ACCA का MA1 का पेपर का स्टैंडर्ड आवर्स है 2 आवर्स। कितना है बेटा? 2 आवर्स। मेरी अम्मी ने बोला अपने आप को उस तरीके से सेट करो कि तुम 1.5 घंटे में कंप्लीट कर लो, तो दैट इज द बजटेड आवर। ठीक है बेटा, दैट इज द बजटेड आवर विच इज सेट बाय द ऑर्गेनाइजेशन, विच इज सेट बाय द मैनेजर, विच इज सेट बाय माय मॉम, कि तुम्हें 1.5 घंटे में कवर अप करना है पूरे पेपर को। व्हाट इज एक्चुअल आवर्स वर्क्ड? ये वो टाइम पीरियड होता है जितना तुम एक्चुअल में वो काम परफॉर्म करते हो। लेट्स सपोज तुमने MA1 का पेपर 1 घंटे में कंप्लीट कर लिया, दैट इज योर एक्चुअल आवर्स। तुमने सर 1.25 घंटे में कंप्लीट कर लिया, दैट इज योर एक्चुअल आवर्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? 1 आवर वो जो पूरी दुनिया सेट करती है, 1 आवर वो जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन सेट करती है, 1 आवर वो जो आप एक्चुअल में परफॉर्म करते हो। आर यू गेटिंग द पॉइंट? ठीक है, ये 3 चीजें SH BH AHW। सबसे पहला फॉर्मूला आता है तुम्हारे पास एफिशिएंसी रेशो। बेटा एफिशिएंसी का मतलब समझो। मेरी ऑर्गेनाइजेशन में एक जूनियर अकाउंटेंट है, वो बड़ा एफिशिएंट है। एफिशिएंट मतलब क्या? ही वर्क्स वेरी फास्ट विथ एक्यूरेसी। एफिशिएंसी मतलब गौर से सुनना, ये नहीं आपने मुझे पेपर दिया, सॉल्व करना की क्या बड़ी बात है, ये ले सर टिक 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 टिक, ये ले सर मुंह पे मार दिया, फेल। दिस इज नॉट कॉल्ड एफिशिएंसी, दिस इज स्टुपिडिटी। एफिशिएंसी मीन्स टू वर्क as much as possible in a fastest way but with the most closest to the accuracy, that is called efficiency। तो efficiency का मतलब पता चल गया। अच्छा, डेफिनेशन नहीं आती फॉर श्योर, एफिशिएंसी तुम्हें पता होना चाहिए। मैं किसी बंदे की परफॉर्मेंस जज कर रहा हूं, मैं ये भी तो जज करूंगा ना हाउ मच एफिशिएंट ही इज। मैंने उसको बोला ले भाई ये बैलेंस शीट है, एनालाइज करके आ, बैलेंस शीट बना, P&L बना, कैश फ्लो बना, दे दिया। 3 घंटे का काम था, 4 दिन से आया नहीं। मैंने कहा क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? कह रहे सर वो थोड़ा था, मसला था उसमें। मैंने कहा यू आर नॉट एफिशिएंट, you have completed the work with the accuracy but the duration which is set by me is 3 hours but you completed in 4 days। कंप्लीट तो किया, एक्यूरेसी तो थी, तेज नहीं था। आधे घंटे में ले आया, बोले लो वही। मैंने कहा बैलेंस हो गई, कह रहे नहीं। मैंने कहा क्या किया, कह रहे क्वेश्चन मार्क डाल दिया, आप कर लो बैलेंस। फास्ट तो था, एक्यूरेट नहीं था।
परफॉर्मेंस जज हो रही है। तो फॉर्मूला क्या है, दो फॉर्मूले आपको देखना पड़ेगा, सवाल किस तरीके, सवाल पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, आपको ये पहचान हो जाएगी, इजीली पहचान हो जाएगी, मसला नहीं हो जाएगा, ठीक है, कोई मसला नहीं, बट दोनों फॉर्मूले याद रखना है। स्टैंडर्ड आर पर यूनिट, पूरी दुनिया में एक यूनिट बनाने में कितना टाइम लगता है, मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल प्रोडक्शन। एक्चुअल प्रोडक्शन मतलब क्या है, तुमने एक्चुअल में कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करें, डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर्स वर्क मल्टीप्लाई बाय 100, परसेंटेज में आंसर आएगा। या तो ये फॉर्मूला लगेगा, सवाल पर डिपेंड करता है, सवाल की डेटा पे डिपेंड करता है, या तो ये फॉर्मूला लगेगा, स्टैंडर्ड आवर्स डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाई बाय 100, स्टैंडर्ड आवर्स डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाई बाय 100। अब तुम कैसे याद रख सकते हो, SH डिवाइडेड बाय AH, SH डिवाइडेड बाय AH, यूं लिख लो अपने पास अपनी सहूलत के लिए, SH डिवाइडेड बाय AH मल्टीप्लाई बाय 100, याद हो जाएंगे ऐसे फॉर्मूले, ठीक है, क्लियर हो गई बात। चलो अब पढ़ते हैं कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रेशियो का फॉर्मूला। सर कैपेसिटी मतलब क्या होता है, कैपेसिटी मतलब तुम्हारी हैसियत, तुम्हारी औकात, तुम्हारा टेम्परेमेंट, तुम्हारा मादा। मैं चाहूं तो यहाँ 15 घंटे 20 घंटे 25 घंटे पूरी रिकॉर्डिंग करूं और एक ही लेक्चर में तुम्हें तबाह कर दूं। ये मैं हर लेक्चर को, हर चैप्टर को क्यों क्लासेस में तोड़ रहा हूं, बाउला दिख रहा हूं क्या मैं, एम आई स्टूपिड, आर यू जोकिंग विद मी? नो सर, आप हमें इतना ही पढ़ा रहे हो जितनी हमारी पर डे कैपेसिटी है। एक कंपनी की कैपेसिटी है 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करना, दैट इज द कैपेसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी। मैं मैनेजर की परफॉर्मेंस कैसे जज करूंगा, मैं देखूंगा ना यार ये इतना, अगर उसने अपनी कैपेसिटी के लिहाज से परफॉर्मेंस दी है तो उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है ना, सही है। अगर उसने अपनी कैपेसिटी के लिहाज से परफॉर्मेंस नहीं दी है तो उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। एक कंपनी है जिसकी कैपेसिटी प्रोडक्शन प्लांट की 10,000 थी, उसने 8,000 बना ली है तो उसकी कैपेसिटी तो अच्छी नहीं है। 10,000 थी उसकी कैपेसिटी, औकात थी उसकी 10,000, उसने 15,000 यूनिट्स बना लिए तो कैपेसिटी अच्छी है उसकी, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, एक्चुअल आवर्स वर्क डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स मल्टीप्लाई बाय 100। तुम याद रखने के लिए क्या कर सकते हो, AH डिवाइडेड बाय BH मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है बेटा। तो याद हो रहे हैं फॉर्मूले, याद हो रहे हैं फॉर्मूले, ठीक है। लास्ट है प्रोडक्शन वॉल्यूम कैपेसिटी, प्रोडक्शन वॉल्यूम रेशो, सॉरी PVR, प्रोडक्शन वॉल्यूम रेशो। मेरी कैपेसिटी थी 10,000 यूनिट्स बनाना, एक्चुअल में मैंने कितने प्रोड्यूस करे, 8,000 12,000, ये रेशो ये बताता है। फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड आर पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय बजटेड आर मल्टीप्लाई बाय 100। या तो ये फॉर्मूला लगेगा, डिपेंड करता है डाटा किस तरीके का है, डाटा आपको बता देगा कौन सा फॉर्मूला लगाना है। या तो फॉर्मूला लगेगा स्टैंडर्ड आवर्स डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स मल्टीप्लाई बाय 100, या तो एक और फॉर्मूला लगता है ER एफिशिएंसी रेशियो डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रेशियो डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100। अब डाटा डिपेंड करता है किस तरीके का है, किस नेचर का है, इन तीनों फॉर्मूले में से कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ठीक है बेटा, सही है। कोई सवाल, कोई मसला, कोई परेशानी, कोई एतराज, कोई टेंशन, तो बात करते हैं। इन सब के आंसर्स परसेंटेज में आएंगे, प्लीज कॉपी कर लें। चले बेटा, आई होप आपने कर लिया होगा। अब हम नेक्स्ट सेंटर के अपने फॉर्मूला लिखते हैं। कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पे, ग्रुप पे। I'll reply you within 5 to 10 minutes. I'm always available for my students to help them out. चलिए बेटा, अब हम लोग करेंगे प्रॉफिट सेंटर के फॉर्मूलाज पर डिस्कशन। बेटा 3 फॉर्मूलाज हैं, ओरिजिनली जनरेटेड 3 फॉर्मूलाज हैं, बट चौथा फॉर्मूला आपका भाई मार्केट में लेकर आया। तो जब मार्केट में आपका भाई एक ऐसी चीज लेकर आए तो वो बुक में नहीं मिलेगी, ना ही किसी और टीचर के लेक्चर में मिलेगी, वो आपके भाई के लेक्चर में ही मिलेगी। तो पहला फॉर्मूला जो है वो है ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज, ग्रॉस प्रॉफिट अमाउंट या डॉलर डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। अब सेल्स जो होंगी वो कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स, दोनों सेल्स होंगी, ठीक है। सवाल में अगर कैश सेल्स 1.5 लाख लिखी हुई है
क्रेडिट सेल्स 50,000 लिखी तो 2 लाख लिखोगे, ठीक है। सवाल में ग्रॉस प्रॉफिट नहीं गिवन होगा तो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये गिवन होगा। ग्रॉस प्रॉफिट इन अमाउंट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो ग्रॉस प्रॉफिट इन अमाउंट आ जाएगा, डिवाइड कर देना सेल से, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना। इसी तरीके से एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है नेट प्रॉफिट इन अमाउंट डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। जिस तरीके से ग्रॉस प्रॉफिट गिवन नहीं था, नेट प्रॉफिट गिवन नहीं होगा, तुम्हें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन माइनस नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड। तुम्हें पता है नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड क्या होते हैं, ऑलरेडी बता चुका हूं। कॉस्ट क्लासिफिकेशन एंड बिहेवियर में एडमिन ओवरहेड्स, मार्केटिंग ओवरहेड्स, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट ओवरहेड्स से सारे नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं, ये लेस कर दोगे तो तुम्हारे पास नेट प्रॉफिट आ जाएगा। ये चैप्टर सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले का गेम है। ग्रॉस प्रॉफिट मांगेगा, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना, गेम ऑन। नेट प्रॉफिट मांगेगा, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना, गेम ऑन, सीन ऑन, दैट्स इट। अच्छा जी, एसेट टर्नओवर थोड़ा समझा देता हूं। एसेट टर्नओवर क्या है, बेसिकली ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट तो आपके सर जुनैद ने आपको इतना अच्छा बता दिया होगा, मेरे बताने का कोई यहाँ तो क्या मेरा फायदा बनता नहीं है, मैं वैसा बता नहीं सकता, ठीक है। मैं आपको एसेट टर्नओवर बता देता हूं। एसेट टर्नओवर ये बताता है कि अगर आज $1 मैं एक एसेट में लगाऊंगा तो उस $1 इन्वेस्ट करने से मेरा नेट प्रॉफिट कितना इंक्रीज होगा। एसेट टर्नओवर, एसेट टर्नओवर, टर्नओवर मतलब वो क्या होता है, टर्नओवर मतलब क्या होता है कि तुम्हारा नेट प्रॉफिट कितना बढ़ेगा, ठीक है। अगर मैं आज $1 लगाता हूं तो मेरा जो टर्नओवर है वो $2 से बढ़ेगा, $2 से बढ़ेगा। इसको 100 से मल्टीप्लाई नहीं करना, इसका जो आंसर आता है वो टाइम्स में आता है। लेट सपोज इसका आंसर आ रहा है अगर 0.75, तो इसका मतलब है if I invest $1 in a particular asset, it will increase my net profit by 0.75 times. Are you getting my point? सर हमें क्या करना होगा, कुछ नहीं, फॉर्मूला लगा दो, आंसर आ जाएगा, and you have to just give the answer, nothing else. अच्छा, ये वाला फॉर्मूला जो है आपके भाई ने मार्केट में लेकर आया है, इस फॉर्मूले की नज़ाकत को समझना, इस फॉर्मूले की नज़ाकत को समझना। हम नेक्स्ट क्लास में ये सारे फॉर्मूले एक एक करके अप्लाई करेंगे, तो मेरे प्यारे बच्चों आपको नेक्स्ट क्लास तक ये सारे फॉर्मूले मुझसे अच्छे याद होने चाहिए। क्या कहता है शायर, शेर में कहता है इफ सेल्स, शायर मैं खुद हूं, इफ सेल्स अमाउंट इज नॉट गिवन, अगर सेल्स की अमाउंट गिवन नहीं है और क्वेश्चन इज आस्किंग टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट परसेंटेज, यूज दिस फॉर्मूला। अगर सेल्स की अमाउंट गिवन नहीं है क्वेश्चन में और रिक्वायरमेंट आपके पास खतरनाक मसली आ गई है कि नेट प्रॉफिट परसेंटेज निकाल दो, तो आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, ये वाला नहीं करना, ये वाला नहीं करना है, क्योंकि इसमें सेल्स आता है फॉर्मूले में और यहां पर क्या हो रहा है, सेल्स है ही नहीं। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, नेट प्रॉफिट इन डॉलर मल्टीप्लाई बाय ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज डिवाइड बाय ग्रॉस प्रॉफिट इन डॉलर मल्टीप्लाई बाय 100। ये हम सारे फॉर्मूला नेक्स्ट क्लास में अप्लाई करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो बेटा प्रॉफिट सेंटर में 3 फॉर्मूले होते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, एसेट टर्नओवर और एक स्पेशल फॉर्मूला जो कि नेट प्रॉफिट परसेंटेज का ही होता है। वो तब यूज होगा जब सवाल में सेल्स की फिगर नहीं गिवन होगी। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट सेंटर फॉर्मूला, दैट इज इन्वेस्टमेंट सेंटर। मैं पहले व्हाइट बोर्ड पे लिख देता हूं, देन आई विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग। अच्छा बेटा, अभी तक हम लोग कॉस्ट सेंटर, प्रॉफिट सेंटर के फॉर्मूला पढ़ चुके, रट चुके, अपनी शीट में उतार चुके हैं। लेट्स गो फॉर द लास्ट सेंटर, दैट इज इन्वेस्टमेंट सेंटर। बेटा पहला फॉर्मूला है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड,
जिसकी शॉर्ट फॉर्म है ROCE। R फॉर रिटर्न, O फॉर ऑन, C फॉर कैपिटल, E फॉर एम्प्लॉयड। या इसको कभी कभी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं, ROI कहते हैं। फ्यूचर में जाओगे तो ये फॉर्मूला बड़ा अहम होता है इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और हर उस बंदे के पॉइंट ऑफ व्यू से जो किसी भी प्रोजेक्ट में पैसा लगाता है। तुम्हारा सवाल ही यही बनता है जब भी तुम्हारे पास कोई बंदा आता है कहता है कि सर हमारे पास इन्वेस्ट कर दो, तो तुम उससे पूछते हो कि भाई मुझे कितना फ़ायदा मिलेगा। वो बंदा बोलता है सर अगर आप 1 लाख रुपए लगाओगे तो आपको हम 10,000 पर मंथ देंगे। मैंने कहा ये वाला गेम मुझे समझ नहीं आता अमाउंट का, मुझे परसेंटेज में बताओ कि तुम्हें 10% फ़ायदा होगा, तुम्हें 15% रिटर्न मिलेगा, तुम्हें 5% रिटर्न मिलेगा, तुम्हें 2.5% रिटर्न मिलेगा। तो फॉर्मूला क्या है? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। जिसकी शॉर्ट फॉर्म है P फॉर प्रॉफिट, B for before, I for interest, T for tax. Profit before interest and tax, PBIT divided by capital employed multiply by 100. Capital employed मतलब क्या होता है? Current assets and non-current assets को total कर दो। Let's suppose current asset तुम्हारे पास है 100 और नॉन करंट एसेट तुम्हारे पास है 200, तो 300 तुम्हारा कैपिटल एम्प्लॉयड है। कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब कितना सरमाया, कैपिटल सरमाया लगा हुआ है बिजनेस में। अच्छा, अभी तक मैंने इतना ट्रिकी सवाल नहीं देखा। सवाल बहुत सिंपल सा होता है, PBIT गिवन होता है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स की अमाउंट गिवन होती है, कैपिटल एम्प्लॉयड डायरेक्टली गिवन नहीं होता, तुम्हें करंट एसेट दे दिया जाता है और तुम्हें नॉन करंट एसेट दे दिया जाता है। टोटल कर लेना, कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। अगर मैक्सिमम सवाल डिफिकल्ट हुआ तो तुम्हें प्रॉफिट बिफोर टैक्स दे देगा, जिसको कहते हैं पैट। तुम्हें क्या दे देगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, सॉरी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे देगा पैट। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे देगा, तुम्हें आफ्टर नहीं चाहिए। इसका मतलब है ये वो प्रॉफिट है जिसमें इंटरेस्ट भी लेस हो चुका है और जिसमें टैक्स भी लेस हो चुका है। तुम्हें लेस वाला नहीं चाहिए, तुम्हें बिफोर चाहिए। तो बिफोर के लिए क्या करना? अगर सवाल में इंटरेस्ट गिवन है ऐड कर देना, टैक्स गिवन है ऐड कर देना। जरूरी नहीं है दोनों गिवन हो, कोई एक भी गिवन हो सकता है। तो तुम्हें क्या चाहिए? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तुम्हें ये सवाल में अगर गिवन है, तुम्हें क्या करना होगा? तुम्हें यहां तक पहुंचना है। तो यहां तक पहुंचने के लिए इसमें ये दोनों चीजें लेस थी, तुम्हें ऐड कर देना, वहां पहुंच जाओगे। ठीक है, ऐसा मैंने भी देखा नहीं। अगर सवाल आ गया पेपर में तो यू हैव अ नॉलेज ऑफ इट, बट हम प्रैक्टिस में करेंगे ऐसा सवाल। अच्छा जी, इसका मतलब डेफिनेशन क्या है? हाउ मच इज गेट, हाउ मच आई गेट इफ आई इन्वेस्ट इन टर्म ऑफ परसेंटेज। मुझे कितना मिलेगा अगर मैं इन्वेस्ट करूंगा, मुझे परसेंटेज में बताओ। ठीक है, दूसरा और आखिरी फॉर्मूला इस चैप्टर का, रेजिडुअल इनकम। बेटा रेजिडुअल इनकम मतलब क्या होता है? पहले स्टोरी लाइन सुनना, उसके बाद समझना। एक बच्चा आया मेरे पास, चहीता बच्चा था, प्यारा बच्चा था, मासूम बच्चा था, मुझसे पढ़ के गया था। कहता है सर मैं बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा हूँ। मैंने कहा बेस्ट ऑफ लक बेटा, सही काम कर रहा है ज़िंदगी में। अब कह रहा है सर मैं लगा रहा हूँ फास्ट फूड का स्टॉल, फ्राइज का। मैंने कहा बेस्ट ऑफ लक। कह रहे सर बेस्ट ऑफ लक ही दोगे या कुछ इन्वेस्टमेंट भी करना चाहते हो? मैंने कहा अच्छा क्या मिलेगा? कहता है कि सर मैं, आप अगर 1 लाख रुपए लगाओगे तो मैं आपको 10,000 रुपये दे दूंगा। मैंने कहा अच्छा बेटा ठीक है, मैं तुम्हें 1 लाख रुपए लगा देता हूँ, तो मुझे 10,000 रुपये पर मंथ दे देना। मगर 1 लाख जो मैंने रखा हुआ है अपने पास, वो बैंक में रखा हुआ है। बैंक वाले मुझे उस 1 लाख पर कितना देते हैं? 8,000 रुपये देते हैं। मैं इसलिए तुम्हारे पास लगा रहा हूँ, मैं इसलिए तुम्हारे पास पैसा लगा रहा हूँ क्योंकि तुम मुझे ज़्यादा पैसा दे रहे हो, तुम मुझे ज़्यादा पैसा दे रहे हो। तुम मुझे 10 दे रहे हो, बैंक वाले कितने देते थे? 8,000 देते थे, जो सिक्योर्ड था बहुत। तुम मुझे 2,000 एक्स्ट्रा दे रहे हो, इसलिए मैं वहां से पैसा निकाल के तुम्हें दे रहा हूँ। मैंने 1 लाख का चेक काटा और उसको दे दिया। बाहर गया और पूरी दुनिया में बताता फिर रहा है, व्लॉग बना रहा है अपना
अपना व्लॉग बनाता है, यूट्यूब पे डालता है, कहता है मैं सर खामिद से 1 लाख रुपया लिया, मैंने इसमें इन्वेस्ट किया, और बनाने का तरीका पूरा सिखा रहा है व्लॉग में, और बनाते बनाते अपने इन्वेस्टर्स भी घेर रहा है, कहता है 1 लाख पे मैं उनको 10,000 रुपए सूद देता हूं। बदनाम कर दिया। आपके भाई ने व्लॉग देखा, लाइक मारा और पहुंच गया फ्राइज खाने। आपका भाई बोलता है आप मुझे कितना दे रहे हो? उसने बोला सर लाख पे 10 दे रहा हूं। मैंने कहा दोबारा बोलो। कह रहे लाख पे 10 दे रहा हूं। मैंने कहा गलत बात। रेजिडुअल इनकम तुम पूरी दुनिया को बोलो, मैं 1 लाख पर उनको सिर्फ एक्स्ट्रा 2,000 रुपए दे रहा हूं, दैट इज कॉल्ड रेजिडुअल इनकम। तुम्हारा एहसान 2,000 रुपए एक्स्ट्रा का है, उस 8,000 का नहीं है। वो 8,000 तो वैसे ही मैं कमा रहा था। तुम्हारा एहसान कितना है? मैंने डिसीजन किस बेसिस पे लिया कि तू मुझे 2,000 एक्स्ट्रा देगा, ना के 10,000 दे रहा है। 8,000 तो वैसे ही कमा रहा था ना मेरे भाई। तो रेजिडुअल इनकम क्या है? ओवर एंड अबव फ्रॉम नॉर्मल इनकम। फॉर्मूला है PBIT माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नोशनल इंटरेस्ट, मिनिमम इंटरेस्ट। मतलब ये इतना तो मुझे बैंक वाला ही दे रहा था, और ये परसेंटेज एग्जाम में गिवन होगी। तो एक्स्ट्रा आ रहा है वो 2,000 आ रहा है, दैट इज माय रेजिडुअल इनकम। नॉर्मल इनकम से ज्यादा सिर्फ 2,000 आ रहा है। मैं इस बेसिस पर डिसीजन लूंगा। तो अब तक हमने क्या पढ़ा? हमने कॉस्ट सेंटर की डेफिनेशन पढ़ी। कॉस्ट सेंटर में हमने पढ़ा मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉस्ट को रिड्यूस करना, इनडायरेक्टली हेल्प करता है टू अर्न प्रॉफिट। फिर हमने उसमें पढ़ा कि कौन कौन सी एग्जाम्पल्स होती हैं उसकी। फिर हमने उसमें 3 फॉर्मूला पढ़े, एफिशिएंसी रेशो, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रेशो, प्रोडक्शन वॉल्यूम रेशो। फॉर्मूले डाटा बताएगा कौन सा फॉर्मूला लगना है। फिर हमने पढ़ा प्रॉफिट सेंटर, रेवेन्यू सेंटर नामी कोई चीज़ नहीं होती। प्रॉफिट सेंटर के मैनेजर की जिम्मेदारी क्या होती है? ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू कमाना, कम से कम कॉस्ट करना। हमने इसमें 3 फॉर्मूले पढ़े। एक स्पेशल फॉर्मूला पढ़ा जो कंडीशन पर यूज होगा, ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज, नेट प्रॉफिट परसेंटेज, एसेट टर्नओवर। फिर हमने पढ़ा इन्वेस्टमेंट सेंटर। इन्वेस्टमेंट सेंटर के मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? मैक्सिमाइज रेवेन्यू, रिड्यूस कॉस्ट एंड टू मेक द डिसीजन फॉर द इन्वेस्टमेंट। इसमें 2 फॉर्मूले होते हैं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, और दूसरा फॉर्मूला होता है रेजिडुअल इनकम। सर ये सारे फॉर्मूले आपको नेक्स्ट क्लास में रट्टे लगाने के साथ साथ अच्छे से याद होने चाहिए, शीट याद होनी चाहिए। और नेक्स्ट क्लास तब तक नहीं देखना, तब तक वीडियो नहीं देखना जब तक कि ये पक्के मजबूत याद ना हो जाए, ठीक है? अगर थोड़ी बहुत कमी रह जाएगी याद करने में, तो जब मैं आपको हैंड आउट करवा रहा हूँ, प्रैक्टिस क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ये सारे फॉर्मूले हम अप्लाई करेंगे तो और पक्के हमारे क्वेश्चन हो जाएंगे। कुछ चैलेंजर क्वेश्चंस भी रखे गए हैं जो कि हम जब प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो सॉल्व करेंगे और समझेंगे। सो आई होप यू अंडरस्टैंड everything in this chapter and in this class. That's the end of the class. Signing off. SK.